कि जो आपने हाउ डू केमिकल्स कंबाइन, केमिकल कैसे कंबाइन होते हैं, वेज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ा था। तीन जो केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े थे हम लोगों ने, एक कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला, एक म्यूचुअल शेयरिंग वाला, और एक इलेक्ट्रॉन देगा एक, लेकिन काम दोनों के आएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। तो उन तीनों के बारे में हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, सबको स्क्रीन क्लियरली विजिबल होगी मेरे हिसाब से, क्लियर दिख रहा होगा सबको। सबको क्लियर दिख रहा है भाई? यस सर। यस सर। अब आयनिक बॉन्ड में सबसे यस पहली सर। बात करें इसको समझने की, कि आयनिक बॉन्ड में दो चीजें हैं। क्या है? आयनिक प्लस में क्या? बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्ड का मतलब क्या है? यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। आयनिक मतलब क्या? आयंस। आयनिक मतलब क्या? आयंस। ठीक है। मतलब आयंस के बीच में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, या आयंस के बीच में जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? उस बॉन्ड को हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। कौन कौन सी आयंस होती हैं आप लोगों के पास? दो आयन होती है, एक पॉजिटिव आयन होती है एंड एक नेगेटिव आयन होती है। दो ही आयन होती है, कोई तीसरी आयन हम लोगों ने नहीं सुनी। एक पॉजिटिव आयन होती है और एक नेगेटिव आयन होती है। तो इसके बीच में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, जो बॉन्ड है, उसे हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है। इस पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, उसे हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। अब हम लोग बात करें, आप लोगों ने फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इतना, कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में कौन सा फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में कौन सा फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होता है? कौन सा फोर्स होता है? किसी को पता हो तो कौन सा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। की चार्जेस के बीच में जो फोर्स है, उसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। क्या होता है ये? कि F is directly proportional to Q1 Q2 magnitude and F is inversely proportional to R square। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएं तो लिखते हैं F इक्वल्स टू 1, ये 1/4 पाई, सॉरी एक सेकंड, ठीक है। F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये आप लोगों ने फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर में जब आप लोग डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ रहे थे, वहां पर आप लोगों ने इस फॉर्मूले का जिक्र सुना होगा। F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है। ओके। इस एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है। और Q1 Q2 क्या है? Q1 एंड Q2 जो है आर चार्जेस। कहता है कि भैया देखो, ये दो चार्ज, एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे, ये चार्ज Q1, ये चार्ज Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? R है। ठीक है। दोनों चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, मैग्नीट्यूड में लेने हैं हम लोगों को। तो क्या कहता है? इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? R स्क्वायर। इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है। तो हम लोगों को सबसे पहली बात जो हम लोग कर रहे हैं क्या, कि आयनिक बॉन्ड में क्या, जो आयंस के बीच में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होगा, आयंस कौन कौन सी होती है? पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होगा, उस फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? उस फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। मेरे हिसाब से समझ रहे होंगे मेरी बात। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए एक बार। सर मुझे वॉइस नहीं आ रही आपकी। अरे भैया,
एक सेकंड, किसको वॉइस नहीं आ रही भाई? एक बार है ना, बोले एक बार, किसको वॉइस नहीं आ रही? वृंदा को। वृंदा, आपको वॉइस नहीं आ रही? वृंदा, वृंदा, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नहीं, ठीक है। बाकी सबको आवाज आ रही है भाई? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो वृंदा के वहां थोड़ा नेटवर्क इशू होगा, आ जाएगी। ठीक है, ओके, वापस से चलते हैं। तो हम लोगों ने क्या कहा कि हम लोग बात कर रहे थे आयनिक बॉन्ड के बारे में। ठीक है, आयनिक बॉन्ड मतलब वो जिसमें क्या होंगी, आयंस होंगी। तो आयंस के बीच में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। कौन सा फोर्स होता है? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। अब देखिए, सबसे पहली बात, यहाँ पर आप लोगों ने जो बोला, क्या बोला आप लोगों ने? बोला बेटा कि यहाँ पर आयनिक बॉन्ड में क्या होंगी? आयंस होंगी। ठीक, आयंस कौन कौन सी? एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। ठीक है, कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं या एक दूसरे के बीच में जो बॉन्ड बनाती हैं, उस बॉन्ड को हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक, तो हम क्या ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17, 1s2, 2s2, 2p6, ठीक, 3s2, 3p5। ओके ओके, तो भैया या फिर 2, 8 और कितना 7। ठीक, तो जयंत यादव जी, आप मेरे को ये बताइए कि मैग्नीशियम के अंदर क्या टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की या इलेक्ट्रॉन गेन करने की? कितने लॉस कर सकता है? 2। मैग्नीशियम के बाद 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्लोरीन कितने गेन कर सकता है? सर एक गेन कर सर सकते एक हैं। गेन कर सकता है। एक गेन कर सकता है। ठीक है, ये दूसरा क्लोरीन। तो मैग्नीशियम एक दूसरे को दे देगा, एक ठीक, इसको दे देगा। ओके, तो भैया यहाँ पर क्या हुआ कि मैग्नीशियम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? इस क्लोरीन को दे देगा। और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा, जिससे क्या होगा? मैग्नीशियम के ऊपर तो कितना पॉजिटिव आ जाएगा? 2 पॉजिटिव, और दोनों क्लोरीन के ऊपर क्लोरीन पे एक नेगेटिव और दूसरी क्लोरीन पर भी एक नेगेटिव एक। ठीक है, यस सर। बोलिए, समझ में आई बात? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक चीज बोल रहा हूँ, आप मेरे को बताना कि भैया एक आपको दे दिया मैग्नीशियम, ठीक है, और एक आपको दे दिया ऑक्सीजन। एक क्या दे दिया? मैग्नीशियम। एक क्या दे दिया? ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर ही बता देता हूँ, किसी को नहीं पता हो। मैग्नीशियम का 12, ऑक्सीजन का 6। मैग्नीशियम का 12, ऑक्सीजन का 6। तो बोला गया आप मेरे को MgO के इस कंपाउंड का नाम बताइए जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर बनाएंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 था, ठीक है, 2, 8 और कितना हो गया? 2 हो गया। मतलब इसके अंदर टेंडेंसी है इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ने की। हाँ जी, ऑक्सीजन का तो 8 होता है। हाँ सॉरी मैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख गया। ठीक है, तो मैग्नीशियम के चारों तरफ कितने डॉट आएंगे भैया? 2 डॉट आएंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 2 और कितना? 6। ठीक है, तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है। ठीक है, तो मैग्नीशियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा?
ऑक्सीजन को दे देगा, जिससे ऑक्सीजन मैग्नीशियम के ऊपर कितना आ जाएगा, 2 ऑक्सीजन। पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के ऊपर पास 2 8 नेगेटिव, 2 होते ही नेगेटिव, उसके ऊपर आ जाएगा कितना, 2 नेगेटिव। ठीक है जी, 2 ये नेगेटिव। मैग्नीशियम MgO का फॉर्मूला है। ओके, अब आप मेरे को बताइए कैल्शियम, देखिए बाकी सब नहीं बोलेंगे, मैं जिससे पूछूंगा वही बोलेगा। कैल्शियम दिया गया और फ्लोरीन दिया गया, ठीक, कैल्शियम दिया गया और फ्लोरीन दिया गया, तो आप मेरे को ये बताइए कि क्या फॉर्मूला बनेगा जब कैल्शियम और फ्लोरीन, देख लिया ना कैल्शियम और फ्लोरीन, स्क्रीन रोक रहा हूं मैं, एक बार स्टॉप कर रहा हूं आपको, फिर मेरे को बताना है, देख लिया होगा, ओके ठीक है, एक बार वीडियो ऑन होनी चाहिए सबकी, ताकि मैं किसी से पूछूं। पूछो वृंदा, आप रचिता जी बोलिए आप। CaF2 KF कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना था? 20 20, तो क्या लिखा फिर आपने? C इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलिए बेटा। 2882 हम्म 2882 पहले तो वीडियो ऑन कर। हाँ बोल। 2882 ये कैल्शियम की हो गई, क्लोरीन की 281 नहीं 27 27, तो फ्लोरीन की क्या टेंडेंसी है? एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की, और कैल्शियम की टेंडेंसी है क्या, इलेक्ट्रॉन को देने की। ठीक है, ओके, चलिए वापस से आते हैं हम लोग जहां थे। तो मोस्टली ने बना लिया होगा, कोई ऐसा हो जिससे CaF2 नहीं पता चला हो कैसे बनेगा, तो एक बार वो बोलिए जल्दी से बोलिए, जिससे नहीं बना हो तो। हिमांशी बन गया, हिमांशी यादव, हिमांशी यादव। यस सर। एक चीज थी जो मैं बोलना चाह रहा था, एक सेकंड रुकिए। सुबह सुबह आपको दिन में आप लोगों को कहीं बहुत ज्यादा काम करने जाना पड़ता है, और वो काम रुक जाता है अगर आप अटेंडेंस के बिना ना। चलो कोई नहीं, तो भैया बनाया होगा सबने, क्या बनाया? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर था 2882। तो कैल्शियम के अंदर टेंडेंसी है 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 2 और 7, ठीक है, तो फ्लोरीन के अंदर टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लेने की। कितने डॉट आएंगे फ्लोरीन के चारों तरफ? 7 डॉट आएंगे। अब देखिए, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, लेकिन फ्लोरीन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक, तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन तो इस फ्लोरीन को दे दिया, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन देने के लिए हम लोगों को दूसरी फ्लोरीन लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव और 2 फ्लोरीन है, दोनों के ऊपर एक नेगेटिव, ठीक है। फॉर्मूला पूछा जाए तो क्या फॉर्मूला होगा? CaF2। CaF2 जो है वो फॉर्मूला हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड का, ठीक। उसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो भी एटम इलेक्ट्रॉन लॉस या इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, ठीक है। अगर कहीं पर लिए जा रहे हैं तो भी वैलेंस शेल में लिए जा रहे हैं, अगर कोई लॉस भी कर रहा है तो भी वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ही लॉस कर रहा है। यहाँ पर आप लोगों ने सब में ये चीज देखी होगी। आप किसी भी एग्जाम्पल को उठा के देख लीजिए, जो एग्जाम्पल है ऊपर आपके सामने, इनमें से किसी भी एग्जाम्पल को देख लीजिए, इन सभी एग्जाम्पल्स में उसने
सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही लॉस और गेन किया होगा। ठीक है, अब मैं कहता हूं तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम लोग, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स lost or gain, the number of electron lost or gain by an atom, कोई एटम कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है या कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। आपने यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड में देखा होगा एक एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा था, एक एटम इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा था। ठीक है, तो कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड बाय एन एटम to achieve stable noble gas configuration is known as, उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या बोलते हैं भैया, इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब क्या है, कोई एटम जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। ठीक, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड बाय एन एटम टू अचीव स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, उसे हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। ठीक, तो अब आप मेरे को ये बताइए सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हुई। कोई भी एक बच्चा बोल दीजिए सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हुई। 1। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन ही लॉस कर सकता है। ठीक है, तो सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गई 1। क्लोरीन की पूछे, क्लोरीन की कितनी हो गई 1, क्योंकि वो भी एक गेन ही कर सकता है। ठीक है, मैग्नीशियम की कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। ठीक है, तो कोई एटम कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी। एंड द बॉन्ड इज नोन एज, और उस बॉन्ड को जो इनके बीच में बनती है, एंड द बॉन्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उस बॉन्ड को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बोलते हैं। मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से आ रही होगी उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है भैया, ओके, अगले टॉपिक पर आते हैं। तो अगला टॉपिक, अभी कितना टाइम बचा हुआ है क्लास में, 5 मिनट। ओके, ठीक है, तो एक बार 5 मिनट को वो करते हुए एक बार आप, है ना, एक बार रुकिए, मैं एक बार अभी 1 सेकंड। चलिए शुरू करते हैं ना। ठीक है, उसके बाद क्या था, आगे जो हम लोगों को पढ़ना है वो क्या है कि भैया देखिए आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ चुके हैं, कैसे बनती है, उसके अंदर क्या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज है कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, कि आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए आयोनिक बॉन्ड में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी कि भैया आयोनिक बॉन्ड में 2 आयंस होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है और एक इलेक्ट्रॉन का गेन करती है। ठीक है, मतलब आयोनिक बॉन्ड बन रही होगी कैसे, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा होगा, एक एटम इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा होगा। जैसे मैं कहूँ ए और बी के बीच में आयोनिक बॉन्ड है, तो क्या हुआ होगा, ए ने मान लीजिए इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा और बी ने इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, गेन किया होगा। मतलब कंप्लीट ट्रांसफर हुआ होगा इलेक्ट्रॉन का ए से कहां तक, बी तक। उस बॉन्ड को हम लोग आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं
जो एक क्या है, देखिए यहाँ पर एक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ढंग से सुनना मेरी बात, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो मतलब हम लोगों को यहाँ पर यही पहली दो फैक्टर देखना है, एक तो इलेक्ट्रॉन गेन वाला और एक इलेक्ट्रॉन लॉस वाला। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले फैक्टर पे आते हैं। कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसके अंदर हम लोगों को क्या करना पड़ता है, कोई एनर्जी लगानी पड़ती है। आयोनाइजेशन एनर्जी। इस तो सबसे पहला फैक्टर जो आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन को अफेक्ट करेगा वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी, क्या बोलते हैं कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, पिछले चैप्टर में पढ़ी है डेफिनेशन, कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to remove the most loosely electron from an atom taken in isolated gaseous state। अगर किसी को याद नहीं थी आयोनाइजेशन एनर्जी की, मैंने दोबारा से डेफिनेशन लिख दी है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to remove the most loosely electron from an atom taken in isolated gaseous state, कि वो कम से कम एनर्जी जो आपको लगानी पड़ती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। जैसे मैंने वहां पर भी एग्जांपल लिया था कि मेटल एटम M है गैसियस स्टेट में, अगर हम लोग उस पे आयोनाइजेशन एनर्जी लगाते हैं तो वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है M पॉजिटिव गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर उस M पॉजिटिव गैसियस पर फिर से हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी लगाते हैं तो फिर से अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, क्या होता है M2 पॉजिटिव गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर जब पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो उसे फर्स्ट आयोनाइजेशन बोलते हैं, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो उसे सेकेंड आयोनाइजेशन बोलते हैं। अब आप मेरे को ये बताइए, देखिए आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में दो चीजें थी, एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस वाले फैक्टर पे आगे हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी पे। मान लीजिए कोई एटम जो है वो थोड़ी सी आयोनाइजेशन एनर्जी देते ही इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, मतलब उसको थोड़ी सी आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करी तो उसने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। दो एटम ले लिए मैंने, मान लीजिए एक एटम ए लिया एक एटम बी लिया, आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ले रहे हैं और दोनों के अंदर टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की। इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी है और इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी है, जिसके साथ बॉन्ड बनानी है वो कोई सी है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, अब आप मेरे को ये बताइए, मैं कह रहा हूं इसके लिए इलेक्ट्रॉन लॉस करवाने के लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी लगानी पड़ेगी वो कम लगानी पड़ेगी, इसके इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी लगानी पड़ेगी वो ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो आप मेरे को ये बताइए आयनिक बॉन्ड पहले कौन बना लेगा, ए या बी? ए बना लेगा। ए क्यों बना लेगा? क्योंकि उसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी आपको कम देनी पड़ेगी। तो भैया वो एटम जिनके लिए कम आयोनाइजेशन एनर्जी की जरूरत होगी उनके अंदर आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी, कि वो एटम जिनके अंदर जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। क्या बोल रहा हूं मैं कि दोज एटम्स, ठीक है, विच हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब जिनको कम आयोनाइजेशन एनर्जी की जरूरत होगी, सो दे easier will be the removal of an electron, मतलब उतनी ही आराम से वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ पाएंगे अगर उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। सो फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड
becomes easier। ठीक, मतलब भैया सीधी सीधी बात है, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी उसके अंदर आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी। सीधी सीधी बात ये है। तो आप लोगों को अगर किसी को आयोनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन याद हो अलोंग द पीरियड का, तो आप मेरे को ये बताइए कि वो एटम जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है वो आपको पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट में मिलते हैं या आपको पीरियोडिक टेबल के राइट में मिलते हैं। मैं ये पीरियोडिक टेबल बना देता हूं। ये लेफ्ट वाला एरिया है और ये राइट वाला एरिया है। ठीक है, आप मेरे को ये बताइए, अगर मान लीजिए मैं क्या कहता हूँ कि हमेशा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ठीक है, और आयोनाइजेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? फोर्सेस पे डिपेंड करती है। क्यों? अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इसलिए उसके अंदर एनर्जी हम लोगों को ज्यादा लगानी पड़ेगी उसमें से इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए। तो देखिए लेफ्ट टू राइट जब आप लोग जाते हैं तो आपने पढ़ रखा है साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। अगर लेफ्ट टू राइट आप लोग जा रहे हैं तो साइज डिक्रीज हो रहा है, और साइज डिक्रीज हो रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, सो आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि आयनिक एनर्जी डिपेंड करती है किस पे? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे। ठीक है, तो इधर चल रहे हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, तो वो एलिमेंट जो लेफ्ट में प्रेजेंट है, वो एलिमेंट जो लेफ्ट में प्रेजेंट है उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी, मतलब उनके अंदर आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे लेफ्ट में कौन है? कौन सा ग्रुप है? कौन सा ग्रुप है जो सबसे लेफ्ट में है? ग्रुप 1 और ग्रुप ग्रुप 1। एंड ये वाला ग्रुप कौन सा है? ग्रुप 2। ग्रुप 1 को क्या बोलते हैं? ग्रुप 1 को क्या बोलते हैं? मेटल्स, अल्कली मेटल। हम लोग क्या बोलते हैं इससे कि अल्कली एंड अल्कलाइन। अल्कली मेटल्स मतलब ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स मतलब कौन सा? ग्रुप 2 एलिमेंट। ठीक है, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स रिक्वायर लो आयोनाइजेशन एनर्जी। इनको कम आयोनाइजेशन एनर्जी की जरूरत है, सो दे हैव मैक्सिमम टेंडेंसी टू फॉर्म ionic bond. So they have maximum tendency to form ionic bond. तो आयोनाइजेशन एनर्जी वाले फैक्टर से हम लोगों को ये पता चला कि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल में सबसे ज्यादा टेंडेंसी है आयोनिक बॉन्ड बनाने की, और अल्कली और अल्कलाइन में बात करें तो किस में ज्यादा है? अल्कली में ज्यादा है। फैक्टर नंबर क्या बोल रहे हो? बोलिए भाई। फैक्टर नंबर 2 पर आते हैं। सेकंड फैक्टर है, अब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाले फैक्टर को पढ़ चुके हैं, अब इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले फैक्टर की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन वाला फैक्टर है क्या?
electron gain enthalpy, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला फैक्टर है उसके बारे में बात करें तो वो फैक्टर है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या थी कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज्ड, the amount of energy changed when an atom accepts an outside electron to form an ion। कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो चेंज होती है कब, जब कोई एटम किसी आउटसाइड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, क्या बनाने के लिए, एनायन बनाने के लिए। उस एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। जैसे हमने वहां पर लिया भी था कि भैया एक्स कोई एटम है गैसियस स्टेट में, अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है कैसा चार्ज आएगा, एक्स नेगेटिव आएगा, और जो एनर्जी होगी दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, एक्स नेगेटिव अगर फिर से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो क्या आ जाएगा, x2 नेगेटिव आ जाएगा प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब पहला इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है तो उसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं, जब सेकंड गेन किया जाता है तो उसे सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। और जो इस टाइम लेक्चर में होंगे उस टाइम उन्होंने पढ़ा होगा कि द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव व्हाइल सेकंड एंड रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आर पॉजिटिव। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो नेगेटिव होती है व्हाइल सेकंड एंड रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आर पॉजिटिव। ठीक है, तो हम लोगों ने वहां पर एक बात कही थी, क्या, मोर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जितना ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा, मोर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मोर नेगेटिव will be the इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। याद है ये लाइन जो हम लोगों ने वहां पर लिखी थी, जो क्लासेस में थे उनको पता होगा कि मोर द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, किसी एटम में जितना ज्यादा फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होगा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। मोर नेगेटिव विल बी द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सो more will be the tendency to form ionic bond, more will be the tendency to form ionic bond। ठीक है, तो अब आपको पीरियोडिक टेबल में सिर्फ ये देखना है कि भैया किसके अंदर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। क्यों, क्योंकि जिसके अंदर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव होगी और उसके अंदर सबसे ज्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। तब आप मेरे को ये बताइए कि वो एटम जिसके अंदर सबसे ज्यादा फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो लेफ्ट में है या राइट में है? राइट राइट में। देखिए मैं बोलता हूं जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। साइज डिक्रीज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है विल बी मोर नेगेटिव। ठीक, तो आप मेरे को ये बताइए कि कौन सा ग्रुप ऐसा है राइट में जिसके अंदर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा। देखिए सबसे इधर ग्रुप 18 है तो उसकी तो ग्रुप बात ही नहीं कर रहे। क्यों, 17 क्योंकि वो तो नोबल गैस है। उससे पहले कौन सा ग्रुप है, ग्रुप 17। कौन सा ग्रुप है भाई, ग्रुप 17। 17 ग्रुप 17 के अंदर सबसे ज्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। तो हम लोग बोलते हैं हेलोजन्स। ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने पीछे लिखा था जब आप लोग वो चैप्टर पढ़ रहे थे। हेलोजन्स हैव मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, so they have
मैक्सिमम टेंडेंसी टू फॉर्म क्या? आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी के हिसाब से बात करें तो अल्कली मेटल्स की सबसे ज्यादा टेंडेंसी होती है, उसके बाद अल्कलाइन की, और अगर इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी वाले फैक्टर के हिसाब से बात करें तो हैलोजेंस जो है उसके अंदर सबसे ज्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। ठीक है, अगला एक सेकेंड,